ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेस में 67th बीपीएससी का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है और इसमें अब लूसेंट का साइंस सीरीज चल रहा है। साइंस सीरीज में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो मानव रोग है। ठीक है, तो मानव रोग जो ह्यूमन डिजीज है वो हमारा अगला टॉपिक है। अब इसमें जो मानव रोग वाला जो टॉपिक है उसमें 2 टेबल दिए हुए हैं। तो इस दोनों टेबल को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले टॉपिक में जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वन लाइनर टाइप से उसको हम लोग देखेंगे। मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। तो मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकुलाच ने किया। कब किया? 1827 ईस्वी में। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा। ठीक है। लेवरन जो है 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मतलब ब्लड में मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम की खोज की। तो प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? मनुष्य के रक्त में लेवरन 1880 ईस्वी में। रोनाल्ड रॉस जो कि 1887 ईस्वी में इन्होंने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु जो है जो आरबीसी है वो नष्ट होने जाते हैं तथा रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है। अब तो रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विनीन, प्रीमाक्विनीन औषधि जो है वो लेनी चाहिए। क्लोरोक्विनीन काफ़ी जो है न्यूज में था अभी, उसको कोरोना वायरस में अभी क्लोरोक्विनीन जो कि मलेरिया की दवा थी उसको लिया गया था। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। तो कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। कब? 1882 ईस्वी में। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी क्यों दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है। अब इसमें 2 टेबल पहले दिए हुए हैं, एक टेबल ऊपर था और एक नीचे टेबल है, तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। तो एग्जाम में बहुत से बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं। तो पूछ ही लेता है डायरेक्टली कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से, वायरस माने विषाणु से। उनके लक्षण क्या क्या हैं, प्रभावित अंग कौन से हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी को। तो बीमारी का नाम है एड्स और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है। WBC जो है इस पर डैमेज होने लगता है। विषाणु का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना, इम्यून सिस्टम हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये भी वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर जो है वो उसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। संपूर्ण शरीर खासकर सिर जो है, आँख व जोड़ में ये प्रभावित करता है। और इसका वायरस का नाम कौन सा है? तो ये अरबो वायरस के कारण होता है। ठीक है। और इसके लक्षण है आँख, पेशियाँ, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो जो है वो भी वायरस के कारण होता है और इसमें प्रभावित अंग क्या है? गला, रीढ़ और नाड़ी स्थान। और पोलियो वायरस के कारण होता है ये। ठीक है। और लक्षण क्या है? ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं इसमें। अब इन्फ्लुएंजा जो है इसमें संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित होता है। और विषाणु का नाम क्या है? मिक्सो वायरस है, ABC जिसको बोलते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? गलसोत, छींक, बेचैनी इसके लक्षण हैं। चेचक जो है इसमें संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित होगा और ये वेरियोला वायरस के कारण होगा। इसमें तेज बुखार आएगा, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाएंगे। छोटी मात्रा में संपूर्ण शरीर पे होगा, वेरिसेला वायरस से होगा ये। इसमें हल्का बुखार आएगा और शरीर पे पित्तिकाएँ आ जाएंगी। गलसोथ जो है वो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित हो जाएगा और इसमें क्या होगा? ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई हो जाएगी। खसरा जो है संपूर्ण शरीर में होगा, मोरबिली वायरस के कारण होता है, शरीर पे लाल दाना आ जाएगा। ट्रैकोमा जो है वो आँख प्रभावित होगा, इसमें आँख लाल होगा, आँख में दर्द हो जाएगा।
हेपेटाइटिस या पीलिया जो है इसमें आपका लीवर यकृत प्रभावित होगा और ये पेशाब पीला होगा, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज में है इसमें आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ये रैबिडो वायरस से होगा, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस जो है वो भी मस्तिष्क प्रभावित होगा और इसमें तेज बुखार आएगा। हर्पिस जो है वो भी त्वचा प्रभावित होगा और हर्पिस वायरस के कारण होता है, त्वचा में सूजन आ जाती है। तो एड्स को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं और ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। अब इसमें दो जो है पॉइंट्स दिया हुआ है। जीका बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडिस प्रकार के मच्छर, किस प्रकार के मच्छर? एडिस प्रकार के मच्छर से काटने से होता है। एडिस एजिप्टी अगर काट लेगा तो जीका बुखार आएगा। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। अब देखेंगे कि जीका में शरीर का जो शिशु का सिर है उसका विकास नहीं हो पाता है। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं, क्या? बुखार होगा, लाल आंखें हो जाएंगी, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते हो जाएंगे आदि। अब हम लोग देखेंगे ऊपर वाला टेबल पहले अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर वाले टेबल में क्या है? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो हम लोग वायरस वाले रोग देख लिए, अब हम लोग प्रोटोजोआ या परजीवी वाला रोग के बारे में देखेंगे। तो कौन सा रोग है? रोग है मलेरिया। तो मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली एवं RBC, ठीक है। और दूसरा रोग है पायरिया, इसमें मसूड़ प्रभावित होंगे। तीसरा रोग है सोने की बीमारी, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होगा। चौथा पेचिस, ये सब प्रोटोजोआ से होता है, इसमें आंत प्रभावित होगा। पांचवा काला जार, इसमें अस्थि मज्जा बोन मैरो प्रभावित होगा। अब जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होगा। पायरिया है वो एंटमीबा जिंजिविलिस के कारण होगा। और जो सोने की बीमारी है इसमें आपको ये मस्तिष्क प्रभावित होगा। ट्रिप्नोसोमा बोलते हैं इसको, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। और ये जो है और पेचिस जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होगा, आंत प्रभावित होता है। और काला जार जो है वो लिस्मैनिया डोनावानी के कारण होगा। तो वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम का वाहक मादा एनोफिलीज है, फीमेल मॉस्क्यूटो जो है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। और ट्रिप्नोसोमा जिससे सोने की बीमारी होती है वो सीसी मक्खी जो है वह कैरियर है इसका। लिस्मैनिया डोनावानी जिससे काला जार होता है उसमें बालू मक्खी सैंड फ्लाई से होता है ये। अब मलेरिया के लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना। पायरिया के लक्षण है मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी का लक्षण है बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस का लक्षण है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आएगा। और काला जार में तेज बुखार आएगा। अब जीवाणु या बैक्टीरिया के होने वाले रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? टिटनेस। अब टिटनेस में प्रभावित क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा। हैजा में आंत प्रभावित होगा। टाइफाइड में आंत प्रभावित होगा। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होगा। डिप्थीरिया में श्वास नली। प्लेग में फेफड़ा और दोनों पैर के बीच में कारव हो जाएगा। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होगा। कोढ़ में तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होगा। गोनोरिया जो है वो क्या है? उसमें मूत्र मार्ग प्रभावित हो जाएगा, वो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और सिफिलिस भी STD है, इसमें शिश्न आपका प्रभावित होगा। तंत्रिक टिटनेस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वह बैक्टीरिया है। हैजा के लिए विब्रियो कॉलरी है। टाइफाइड सलेमोना टाइफी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का नाम ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्षय रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग TB बोलते हैं या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। डिप्थीरिया जो है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। प्लेग जो है वो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होगा। काली खांसी हीमोफिलिस पर्टूसिस के कारण होगा। निमोनिया जो है वो आपको जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। कोड जो है ये आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होगा, जो लेप्रोसिस बोलते हैं इसको। गोनोरिया जो है वो नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण होगा। और सिफिलिस जो है वो टैपोनोमा पैलिडम होगा। अब टिटनेस के लक्षण हम लोग देखेंगे तो तेज बुखार के साथ शरीर में ऐंठन और जबड़ा जो है इसमें लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। हैजा में क्या होगा? लगातार दस्त होगा, उल्टियाँ होंगी। टाइफाइड में तेज बुखार होगा और सिर दर्द होगा। क्षय रोग जिसमें TB बोलते हैं उसमें बार बार खांसी के साथ कफ आएगा, रक्त निकलेगा। डिप्थीरिया में सांस लेने में कठिनाई होगी, दम घुटेगा। प्लेग में बहुत तेज बुखार आएगा, शरीर पर गिल्टियाँ होने लगेंगी। काली खांसी में लगातार खांसी आएगा।
निमोनिया में तेज बुखार होगा और फेफड़ों में सूजन हो जाएगा। कोढ़ में शरीर पे चकत्ते बनेंगे, तंत्रिकाएं प्रभावित होंगी और अंग आपके नष्ट होने लगेंगे। गोनोरिया में मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगा और सिफिलिस में सिस्ट में घाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया। पहला टेबल प्रोटोजोआ का था, दूसरा टेबल बैक्टीरिया का था और नीचे तीसरा टेबल था वायरस के कारण होने वाली बीमारी का था। अब हम लोग आ जाते हैं हेल्मिन्थ द्वारा होने वाली बीमारी। तो हेल्मिन्थ जो है वो कौन कौन बीमारी कराती है देखते हैं। अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरेसिस लुम्बिकाइजिड नामक अंतःपरजवी या प्रोटोजोआ है, जिसको निमेटोड भी बोलते हैं। यह निमेटोड के कारण होता है। तो कौन सा है? अतिसार या डायरिया, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इससे आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। अब दूसरा है फाइलेरिया। यह रोग फाइलेरिया बैंकोप्टाई नामक कृमि से होता है। किससे होगा? फाइलेरिया बैंकोप्टाई से। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। जो क्यूलेक्स मच्छर है उसका अगर दंश लगेगा तो ये रोग हो जाएगा आपको। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में, टेस्टिकल्स जो हैं, पैर हैं, वो शरीर के अन्य भाग में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। अब फफूंदी या फंगस से होने वाली बीमारी तो कौन कौन सी है? दमा। मनुष्य के फेफड़े में, जिसको अस्थमा बोलते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक अगर कवक, अगर फफूंदी घुस गया तो उसके स्पोर जो हैं पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट फुट, यह रोग टिटनिया पेडिस नामक कवक से होता है। किस कवक से? टिनिया पेडिस नामक। और यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। अब एक स्कैबीज, जिसको खाज बोलते हैं, तो यह रोग किसके कारण होगा? एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होगा। किससे होगा? एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। और इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। ठीक है। गंजापन, बाल्डनेस, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है और इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद, जिसको रिंगवर्म बोलते हैं, यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से रिंगवर्म होगा। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। अब मनुष्य में होने वाले कुछ आनुवांशिक रोग हैं जो कि जेनेटिक होते हैं डिजीज। कौन कौन से हैं? तो वर्णा अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें लाल रंग भी है, हरा दिखाई देता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र, एक सेक्स दोनों अगर प्रभावित हो जाएं, तभी स्त्रियां, ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होते हैं। इस रोग की वाहक लेकिन स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया, यह भी जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा सामान्य समय अंतराल में औसतन 2-5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुष में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। इस रोग की वाहक भी स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। तो अगर 46 होता है क्रोमोजोम, अगर 45 हो जाए तो ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और ये स्त्रियों में होगा 44A और प्लस 5वां 100 टाइप का अगर हो जाए तो इसमें शरीर कम विकसित होगा, कद छोटा हो जाएगा एवं वक्ष जो है वो चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ स्टेराइल होती हैं। अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, अब यह पुरुषों में रोग होगा। क्लीनफेल्टर, इसमें क्या होगा? रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, 46 से होकर 47 हो गई। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होगा एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा का होता है। इसे मैंगोलिज्म भी कहते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ का बीच से कट जाता है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे रोगी हैं जिनका ओठ, ऊपर का ओठ जो है बीच से कटा है, तालू में दरार है, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में भी रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। अब हम लोग कुछ अन्य रोग के बारे में देखेंगे, जैसे पक्षाघात या लकवा, जिसको पैरालिसिस कहते हैं। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं, वहां के जो नर्वस सिस्टम है वो
न्यूरॉन्स जो हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक वहाँ के जो तंत्रिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना। कभी ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो तो मस्तिष्क की कोई धमनी अगर फट गई या मस्तिष्क को अगर अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति हुआ तो ये पैरालिसिस हो जाएगा। एलर्जी क्या है? कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे उनकी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। सीजोफ्रीनिया क्या है? यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझने लगता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। ठीक है। मिर्गी, एपिलेप्सी, इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डिप्लोपिया, यह रोग आँख की मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण हो जाती है। अब हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है और इन अनियमित गुच्छाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। तो अभी अगर सेल का डिवीजन अनियमित तरीके से होने लगे तो ये गुच्छा के तरीके से बन जाएगा और उसी को हम लोग कैंसर कहेंगे। तो कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर इलाज में प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द का वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया, जिन्हें आधुनिक रसोचिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है। अब कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला कार्सिनोमास है। इसकी उत्पत्ति जो है उपकला उत्तकों से होती है। कार्सिनोमा कैसे होगा? उपकला उत्तकों से होगा। सार्कोमाज, यह कैंसर संयोजी उत्तकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। तीसरा है ल्यूकीमियाज, यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। और चौथा है लिम्फोमास, यह कैंसर लसीका, गांठों एवं प्लीहा में होता है। नोट, रेडियो सक्रिय, ये रेडियो एक्टिव स्ट्रोंसियम 19, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। अब चिकनगुनिया, एक अलग बीमारी हम लोग पढ़ेंगे। चिकनगुनिया यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी है यह चिकनगुनिया, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतः एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती। ठीक है। मच्छर अगर संक्रमित व्यक्ति को काट ले फिर दूसरे व्यक्ति को काटे तो यह बीमारी फैलती है। और इताई नामक रोग कैडमियम से होता है। ठीक है। अब एलिसा क्या है? तो एलिसा है इंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एस्से बोलते हैं इसको। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। तो प्रश्न आता है एलिसा क्या है? HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सी बीमारी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब बीमारियों का टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। अब हम लोग पढ़ेंगे HIV P24 एंटीजॉन, जिसको PCR टेस्ट बोलते हैं। HIV P24 एंटीजॉन PCR बोलते हैं। तो HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। तो हम लोग 3 जांच देख लिए, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और HIV P24। 3 अलग अलग जांच थे HIV के लिए। अब CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन चलता है कि कितनी प्रतिरोधक क्षमता बची हुई है। अब न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट क्या है? RNA DNA एप्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान भी कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं
इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती हैं। अगर कहीं भी वायरस लग गया शरीर में तो शरीर क्या बनाने लगता है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाने लगता है। HIV पॉजिटिव अगर लग गया HIV तो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART की व्यवस्था की गई है। ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई, रेट्रोवायरल थेरेपी आ गया है क्योंकि रेट्रोवायरस के कारण होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और इसकी शुरुआत कब की गई, 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमीन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। किससे, मादा से फैलेगा। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब कुछ प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रक कार्यक्रम 1975 से 76, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रित कार्यक्रम ये 1997, प्रजनन एवं बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98, समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98, जननी सुरक्षा योजना 2003-04, वंदे मातरम योजना 2004। अब पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 ईस्वी में जोनस साल्क तथा 1962 ईस्वी में 10 साल बाद अल्बर्ट सॉबिन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, साल्क और सॉबिन द्वारा किया गया। तो पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर मरीज टाइप 3 के होते हैं। ठीक है, सबसे कम मरीज किस प्रकार के, टाइप 2 के, और सबसे अधिकतर मरीज टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर जो है वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है और इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक ऊपर में टेबल दिया गया है टीकाकरण कार्यक्रम का, उसके बारे में देखेंगे। BCG टीकाकरण कार्यक्रम बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन जन्म पर तपेदिक से 70% तक ये सुरक्षा देता है। BCG जो टीका है। DPT टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सोइड के लिए है। ये 6 से 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा देगा। 90 से 99% सुरक्षा देता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको हम लोग बोलते हैं, 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100%। आप लोग बस जान जाइए कि ये कौन सा टीका है और किस बीमारी के लिए है, बस ये माह और ये सब जानना जरूरी नहीं है। खसरा 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100%। DT जो है डिप्थीरिया और टेटनस के लिए है 5 वर्ष की आयु के लिए। TT जो है ये टेटनस टॉक्साइड के लिए है 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। और TT गर्भवती महिलाओं के लिए भी 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक है। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ जो है रोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब विविध बचता है और यही बायोलॉजी में सबसे लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस। तो ये हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वहीं हमारा लूसेंट इसमें बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग क्या करें कि जितने पहले वाले वीडियो हैं उसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, 2 से 4 बार देखें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें और उसके बाद वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या वीडियो में सुधार करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अगले और अंतिम वीडियो में लूसेंट साइंस सीरीज के बायोलॉजी सीरीज में अंतिम वीडियो में मिसलेनियस टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।